इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसको इंपॉर्टेंट क्लिक कर देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाए। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका इंटेंसिटी कितना बता रखा है E। अब देखिए आपका हेडिंग को ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल का एनर्जी बात कर रहे हैं अपन लोग, डाइपोल की एनर्जी कितनी होती है। तो देखिए इधर यहां से ये आपका एक डाइपोल है जिसका चार्ज प्लस क्यू और कितना है आपका माइनस क्यू है। ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर रखा जाता है, थीटा 1 एंगल पे रखा जाता है। मान लीजिए कितना एंगल पे रखा गया है, थीटा 1 एंगल पे रखा गया। तो अपन लिख देते हैं इसके अंदर, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल kept in uniform electric field of intensity E, of intensity E, such that it is making an angle of theta 1 with इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक डाइपोल इमेजिन किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी इंटेंसिटी कितनी बताई जाती है आपको, E बताई जाती है, और इस तरह से रखा है कि वो कितना एंगल बना रहा है आपका, थीटा 1 एंगल बना रहा है। ठीक है। अच्छा, हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है कि यू हैव टू डू सर्टेन वर्क अगेंस्ट सम फोर्स। जब भी आप किसी न किसी फोर्स के अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का वर्क करते हो तो वही वर्क उस सामने वाले का क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को देख के बताइए, ऐसा डायग्राम हम ऑलरेडी कहीं पे पढ़ चुके हैं, ऐसा सिमिलर डायग्राम। कौन सा केस था वो, याद करिए। तो टॉर्क वाला केस था वो। डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या करता है, उसके ऊपर टॉर्क लगता है और टॉर्क के कारण वो क्या करता है, अपने आप को रोटेट करता है। टॉर्क इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स। टॉर्क भी क्या है आपका, एक प्रकार का फोर्स है, लेकिन किस प्रकार का फोर्स है, तो वह फोर्स जो रोटेशनल मोशन के लिए जिम्मेदार होता है, द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन। तो क्या यहां पे इस डाइपोल को रखने से ये डाइपोल अपने आप घूमेगा नहीं क्या? तो अगर मैं डाइपोल के अपने आप घूमने की बात करें, ऑटोमेटिकली घूमने की बात करें, तो कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा ये, इधर। यानी इस डाइपोल पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं इसको किधर घुमाऊंगा, उल्टा घुमाना पड़ेगा मुझे। डाइपोल अपने आप किधर घूमना पसंद करेगा, इधर। मैं इसको किधर घुमाऊंगा, उल्टा। तो मैंने इस डाइपोल को थोड़ा सा उल्टा घुमा दिया, ये इस प्रकार से, ये प्लस क्यू यहां पे आ जाता है और माइनस क्यू यहां पे आ जाता है आपका, माइनस क्यू। ये चार्जेस आ गए। डाइपोल को मैंने इधर से इधर घुमा दिया। डाइपोल का जो पहले एंगल था यहां पे कितना था, थीटा 1। अब डाइपोल का जो एंगल हो जाएगा, डाइपोल का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, थीटा 2 हो जाएगा। अब देखिए, अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा। समझो इधर, रुको। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, पीई साइन थीटा। इस थीटा को देखिए, जैसे जैसे ये डाइपोल घूमेगा, जैसे जैसे ये डाइपोल घूमेगा, वैसे वैसे एंगल बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। अगर एंगल बदल रहा है तो क्या चीज बदल रही है, टॉर्क। अब टॉर्क फोर्स है। अब बताइए, कांस्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट है या वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल फोर्स।
और जैसे ही हमको पता है कि जैसे ही वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, हमारा सीधा का सीधा कैलकुलेशन का पूरा प्रोसेस किस तरफ डाइवर्ट हो जाता है, कैलकुलस मेथड की तरफ डाइवर्ट होता है। तो यानी हम लोग अब इंटीग्रेशन का टेक्निक अपनाएंगे। इंटीग्रेशन का टेक्निक तब होगा जब हमारे पास में छोटे चीज का वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पे पहले मैं इसको छोटा सा मूव करूंगा, हल्के से एंगल से मूव करूंगा, तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय, कितने एंगल से मैंने इसको रोटेट किया है, डी थीटा। कितने एंगल से रोटेट किया इसको मैंने, मैं पूरा थीटा एंगल से रोटेट नहीं करूंगा, पूरा अगर रोटेट करता हूं तो उस केस में तो फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो टॉर्क है ये कैसा है, वेरिएबल है, इसलिए पहले मुझे इसको कितना घुमाना पड़ेगा, डी थीटा। इस डी थीटा के लिए मैं टॉर्क को ऑलमोस्ट कैसा मान सकता हूं, कांस्टेंट मान सकता हूं। तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, डी डब्ल्यू, और इसका फॉर्मूला होगा टॉर्क इंटू डी थीटा। क्या बन जाएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा। तो बताइए डी डब्ल्यू का अगर फॉर्मूले की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा इंटू क्या बन चुका है आपका ये, डी थीटा। सो नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। डाइपोल को मैं कहां से कहां घुमा रहा हूं, थीटा 1 से थीटा 2, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट घुमा रहा हूं मैं इसको, टॉर्क। किसके अगेंस्ट घुमा रहा हूं, टॉर्क। अब देखिए टॉर्क किधर लग रहा है, टॉर्क इसको इधर घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, तो मैं इसको किधर घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ठीक है। तो ये वर्क कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी डब्ल्यू का, कहां से कहां, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक का इंटीग्रेशन हो जाएगा। डी डब्ल्यू का वैल्यू प्लेस करिए यहां पे, कितना है, पीई साइन थीटा इंटू क्या बनता है आपका, डी थीटा, और ये कहां से कहां है, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। बताइए वर्क वाले केस में कांस्टेंट कौन है, पी, क्योंकि पी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू 2एल। क्या चार्ज कांस्टेंट है इसका, क्या डाइपोल का डिस्टेंस कांस्टेंट है आपका, तो यानी पी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अपन ने बोला ये यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट है आपका ये। तो पीछे इंटीग्रेशन किसका बचता है आपका, साइन थीटा इंटू क्या है आपका ये, डी थीटा, कहां से कहां, थीटा 1 से थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा। याद है कि लिखा हूं भैया, याद है ना, थीटा 1 से थीटा। हिमांशु याद है तेरे को, नहीं याद है ना, देख लो इधर, यहां पे क्या रखना है अपन को, साइन थीटा, सामने क्या रखेंगे अपन, कॉस थीटा, साइन के नीचे क्या रखेंगे अपन, कॉस। बस यहां पे याद रखना है, यहां पे क्या रखना है मेरे को, माइनस का साइन। अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो ये क्या कहलाएगा आपका, डिफरेंशिएशन, यानी साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेशन। मुझे किसका इंटीग्रेशन चाहिए था, साइन, माइनस साइन का तो होता नहीं, साइन का होगा। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस, और ये साइन उसके साथ कैरी कर जाता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका, माइनस का कॉस हो गया। समझ आया, चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, पीई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि माइनस का कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1। तो W इज इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। प्लस वाले को आगे ले जाओ, पीछे माइनस वाले को ले जाओ, यानी कि ये क्या बन गया, कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा। दिस इज द वर्क डन। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल। सो दिस वर्क इज stored as potential energy in डाइपोल। तो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी U का फॉर्मूला क्या होता है, Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। हो गया यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, थोड़ा और देखिए इसको। अब यहां पे ध्यान रखना, हमने लिखा है कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। जब थीटा 1 से कहां घुमा रहे हैं इसको अपन, थीटा
2 तक घुमा रहे हैं। अब इसको एक चीज और ध्यान रखो, इधर इसी के अंदर है ना, आपको बोर्ड एक प्रकार का अलग क्वेश्चन पूछेगा हमारा। पहले तो यहाँ पे देखिए इसका हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज केप्ट इन व्हाट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पूरा डेरिवेशन कर दिया, आंसर ही आया। अब इसी क्वेश्चन को बोर्ड का दूसरे तरीके से पूछने का पैटर्न देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। क्या पूछेगा, कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। क्या हमने वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल नहीं कैलकुलेट कर लिया? तो अगर ये डेरिवेशन आ जाता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, तो यहां तक लिखना है आपको। और अगर वही पूछ ले कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो फॉर्मूला यहां तक लिखना है। फिर आपको इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है, स्पेशल केस बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, स्पेशल केस। क्या बन जाएगा वो स्पेशल केस, इफ इनिशियली थीटा 1 इज इक्वल टू कितना रखा मैंने, 90 डिग्री। थीटा 1 इज इक्वल टू क्या रखा मैंने, 90 डिग्री, एंड थीटा 2 इज इक्वल टू कितना मान लिया मैंने, 90। देखो इधर, यानी डाइपोल ऑलरेडी 90 डिग्री पे रखा हुआ है, उसको मैं घुमा के कहां ले जा रहा हूं। अब आप खुद इस वाले से मेरे को आइडेंटिफाई करके बताइए कि मैंने इस वाले केस में डाइपोल को किधर घुमाया होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है U, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PE cos 90 माइनस का क्या बन जाएगा, cos थीटा। तो U इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आया, PE cos 90 कितना होता है, cos 90 0, माइनस का क्या बन गया, cos थीटा। यानी ये फॉर्मूला क्या बना, माइनस का PE cos थीटा, माइनस का PE cos थीटा। समझ आ गया। तो डाइपोल का एनर्जी, एक फॉर्मूला तो ये बनता है अपने पास में, और एक फॉर्मूला ये बनता है। दोनों फॉर्मूले यूज कैसे करने हैं, जब आपको दो एंगल दे रखे हैं तब तो फॉर्मूला ये यूज होगा, लेकिन यदि वो कुछ एक एंगल दे रहा है तो फॉर्मूला ये वाला यूज होगा। अब इसमें एक एंगल, तो फॉर्मूला तो बेसिकली तो ये है ना, तो एक एंगल देके वो कैसे पूछ सकता है आपसे, तो एक एंगल उसके अंदर हिडन होगा, वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब वो आइडेंटिफाई कैसे होगा उसको भी साथ साथ में देख लो। स्पेशल केसेस, किसकी बात कर रहे हैं अपन, स्पेशल केसेस। पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा, थीटा 0 डिग्री है, यानी डाइपोल कैसा रखा हुआ है, डाइपोल पैरेलल टू फील्ड, डाइपोल इज पैरेलल टू फील्ड। अगर डाइपोल इज पैरेलल टू फील्ड है तो उस केस में बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस का PE cos 0। हाउ मच इज cos 0, 1, तो ये कितना आया, माइनस का PE, और ये कितना होता है आपका, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम। इसको और बोला जाएगा कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाए, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। अगर डाइपोल को 90 डिग्री पे रखा जाता है तो उस केस में क्या होगा, डाइपोल नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस केस में क्या आएगा, U इज इक्वल टू माइनस का PE cos 90। कितना बनेगा, cos 90। बताइए cos 90 कितना होता है, 0। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको IMP क्लिक कर देना, ठीक है। तीसरा, यहां पे डाइपोल कैसा होगा, डाइपोल इज हाईली अनस्टेबल। कैसा रहेगा, डाइपोल इज हाईली अनस्टेबल। तीसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वो क्या हो जाएगा, डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा है तो U इज इक्वल टू माइनस का क्या बनेगा, PE cos 180, और cos 180 होता है माइनस का 1, कितना होता है, तो माइनस का PE इंटू माइनस 1, यानी U इज इक्वल टू कितना बना, प्लस का
पीई विच इज मैक्सिमम, विच इज मैक्सिमम। अब देखिए यहां से सवाल क्या पूछेगा, उसने बोला है कि डाइपोल को नॉर्मल रखा है तो एनर्जी कितनी होगी, 0। अब इधर देख लो एक बार थोड़ा सा, डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिनिमम एनर्जी कितना होता है, कितना होता है, माइनस का पी। स्टूडेंट को जनरली ये गलतफहमी रहती है कि मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है यानी एनर्जी कितनी है, 0। कितनी है, 0 एनर्जी। मतलब स्टूडेंट को ये गलतफहमी होती है कि डाइपोल, किसी भी चीज का मिनिमम एनर्जी कितना हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी क्या होता है, 0 लेवल, यानी डाइपोल का मिनिमम एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। लेकिन नहीं है, ध्यान रखना, डाइपोल का मिनिमम एनर्जी कितना होता है, माइनस का पीई होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि डाइपोल का एनर्जी 0 कब होता है, जब डाइपोल को कैसा रखा जाता है, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल का एनर्जी मैक्सिमम कब होता है, जब डाइपोल कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है। किसी को कोई डाउट इसके अंदर नहीं है, लिखना स्टार्ट करिए।